नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग टेक्नीशियन का एग्जाम जितने भी बच्चे देने वाले हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पहले तो कि आप एग्जाम देने वाले हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एग्जाम से संबंधित आपके छोटे छोटे डाउट दूर करेंगे एंड सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो क्या है। बहुत सारे बच्चों का हम सिनेरियो या देख रहे हैं कि उनको मंजिल बस यहीं तक की नज़र आ रही है कि बस अब 24 को एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद फ्री। तो इन पॉइंट्स पर मैं बात करूँगा, सो पूरा आपको वीडियो देखना है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि आईबीपीएस ने एग्ज़ाम लिया था 2018 में। उस टाइम भी तो बहुत सारी शिफ्ट थी, तो उस टाइम भी नॉर्मलाइज़ेशन नहीं हुआ था। या इस बार भी नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा? प्री की कट ऑफ संभावित कितनी रह सकती है? अगर मेरा प्री में जो है वो ओबीसी से सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या फिर मुझे मेंस में ओबीसी में ही रखा जाएगा? या अभी मैं अनरिजर्व में सिलेक्ट हो जाता हूँ, मैं तो एससी का बच्चा हूँ, तो क्या मुझे बाद में अनरिजर्व में ही फाइट करना पड़ेगा मेरिट? ऐसे कई सवाल हैं, जिन पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। मुझे लगता है एग्ज़ाम से पहले आपके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण डोज़ होगी और इसे लेना आपके लिए ज़रूरी भी समझता हूँ। प्लीज़ कंसेप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। हर बच्चे तक ये नॉर्मल बातें पहुँचना ज़रूरी है, ताकि कुछ स्ट्रेस आपका कम हो जाए और आपका फ़ोकस आपके गोल पर रहे। देखो, मैं ये तो पहले ही क्लियर करूँ कि सबके लिए तो नहीं है, कि कोई तो ऐसा होगा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कम से कम वो बच्चे जो ईमानदारी से इतने समय से तैयारी करते आ रहे हैं, वो इन गलतियों की वजह से ना चूक जाएँ। खास तौर से जिन बच्चों ने 2018 का 2022 का पेपर दिया, उनके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है ये, क्योंकि उस दौरान इतनी वैकेंसीज़ हाथ से निकली, उनके सामने से होते हुए निकली। तो फिर ये बड़ा फ़ोकस हो जाता है हम सबके लिए। पूरी डिटेल से बात करूँगा, कंप्लीट पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आ जाइए, मैं आपको नॉर्मलाइज़ेशन वाले मैटर पे बता देता हूँ। देखो, नॉर्मलाइज़ेशन के अगेंस्ट लोग हाई कोर्ट भी गए थे। वैसे तो देखो, मैं भी नॉर्मलाइज़ेशन से सहमत नहीं हूँ। इसके मैं कई बार कंसेप्ट और कारण दे चुका हूँ, है ना? भई आप 10 बच्चों को, ऐसे बच्चों को गिन-चुन कर साइड में बिठा दो, जिनको यही नहीं पता कि आईटीआई क्या है। फिर आप बोलोगे नहीं-नहीं, इन बच्चों के नंबर कम आए हैं, पेपर इनका टफ था। फिर आप उनको बोनस दे देते हो, तो ये कहीं न कहीं पढ़ने वाले बच्चे के साथ अन्याय होता है। पहली बात तो ये है कि इस बार नॉर्मलाइज़ेशन होगा। भले आईबीपीएस एग्ज़ाम ले रही है और एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने नोटिफ़िकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। ये देखो, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। नोटिफ़िकेशन का है ये इंग्लिश वर्ज़न है और ये हिंदी है। मैं आपको दोनों पढ़ा करके बता देता हूँ और समझा देता हूँ। क्या कहा था? इफ द एग्जामिनेशन इज़ हेल्ड इन मोर देन वन सेशन ड्यू टू वन और अदर रीज़न, द स्कोर अक्रॉस वेरियस सेशन विल बी इक्वेटेड टू एडजस्ट फॉर स्लाइटली डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट टेस्ट बैटरीज यूज्ड अक्रॉस सेशंस। वो कह रहा है कि किसी कारणवश एक या ज़्यादा शिफ्ट में मतलब एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर लेना पड़ रहा है, तो हम डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा-सा सेट करने के लिए हो सकता है कि नॉर्मलाइज़ेशन करें। तो ये होगा, कन्फर्म है। इसलिए दिमाग से निकाल दो कि नॉर्मलाइज़ेशन होगा या नहीं होगा। सिंपल फॉर्म है ना? मामूली से अंतर को समायोजित करना है हमें, तो होगा। अब कुछ बच्चे इस बात को लेकर भी प्रॉब्लम में थे कि गुरुजी, जब हमसे फॉर्म अप्लाई करवाया था ना, तब तो 6 सेंटर थे। लेकिन अब ये अलग-अलग दे रहे हैं। जैसे फॉर्म भरवाते समय जोधपुर सेंटर में नहीं था, है ना? लेकिन अब बहुत सारे बच्चों का जोधपुर सेंटर आया है। तो ये चीज़ें डिपार्टमेंट के हाथ में होती है। मान लीजिए वो ये कह देंगे कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिया, हमें लगा कि इन 6 जिलों में हो जाएगा, है ना? 6 सेंटर क्या मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट थे या 6 सिटी बोल दो। तो वो बोल देंगे कि अब हमें यहाँ नहीं मिला प्रॉपर सुविधा, जो भी है। तो वो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, तो हमें मानना है। ठीक है? और अब देखो, मैं 2 चीज़ें बताता हूँ मैं। आरवीएनएल इस बार नोडल एजेंसी है यार। आरवीयूएनएल में बहुत वो है नियम सटीक। तो आपको इन चीज़ों के लिए नहीं जाना है। आप अपना फ़ोकस जो है ना, वो अपनी पढ़ाई पर ही रखिए। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, नॉर्मलाइज़ेशन होगा कि नहीं? तो डेफ़िनेटली नॉर्मलाइज़ेशन होगा। कोई झंझट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है सरकार। अब मैं आता हूँ सबसे पहले कि गुरुजी, कट ऑफ कितनी रहेगी, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है। तो मैं इस मामले में आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बोलना चाहूँगा कि आप उनके जैसे मत सोचो, है ना? क्योंकि उनको लगता है कि इस पिच पर वनडे में, ओडीआई में कि 260-65 स्कोर अच्छा है।
फिर पता लगता है कि सामने वाली टीम ने उसे 40 ओवर में ही पूरा कर लिया, या फिर सामने वाली टीम पहले खेलती है 350 रन बना देती है। तो अब अपन ये सोचें कि प्री एग्जाम में कट ऑफ तो शायद 50 एक नंबर रहेगी, हम 50 नंबर के हिसाब से ही जाएं और बाकी बच्चे करके आए, भैया 60 से नीचे कोई आए नहीं। मैं दो चीजें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज क्या है कि कट ऑफ है ना, ये मैटर करती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिपेंड करती है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ था ना, उस क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई पेपर ऐसा था जिसमें टॉपर बच्चे के 70% नंबर थे, मतलब 100 में से 70 से ऊपर किसी के आए नहीं। और एक पेपर ऐसा था जिसमें 75% से ऊपर थे सारे ही बच्चे। आप दोनों की चीजें देखो, एक तो ऐसा है जिसमें टॉपर को 70 नंबर मिले, उससे ऊपर कोई है ही नहीं, और एक ऐसा है जिसमें 75 से नीचे कोई नहीं है। तो ये दो अलग अलग चीजें होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरिट हमेशा पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है कि कैसा है। बहुत इजी पेपर आएगा, सारे ही मान लीजिए, तो मेरिट तो चेंज हो जाती है। इसलिए हमें अपने माइंड में पहले से प्री डिटरमाइन चीजें नहीं रखनी है। पूर्व धारणा से ग्रसित होकर नहीं जाना है कि मुझे तो बस 50 नंबर करके आने हैं, बस ठीक है, हो गया मेरा। ऐसा नहीं है। देखो, दो चीजें बताता हूँ। अ, एक तो कोई भी चीजें देखो, नीचे की लेवल की अगर बात करें ना, तो वो फिक्स है। कोई भी चीज क्या होगा, नीचे ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगी, डाउन में आए। लेकिन ऊपर साइड कोई लिमिट थोड़ी है। आप 55 मान रहे हो, मान लो मेरिट 60 से नीचे आई नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। हाँ, इस बार मेरिट कम रहेगी, वो एक मैं बता देता हूँ। मैं एक आपको अनुमानित आंकड़ा जरूर दे दूंगा। मेरिट कम क्यों रहेगी, क्योंकि एक तो सीटों की संख्या ज्यादा है, पढ़ने वाले बच्चे लगभग कहीं ना कहीं लग गए, क्योंकि इस दौरान छोटी छोटी भर्तियां बहुत आई थी, जैसे BARC में आई थी, और भी NVS और ये वो जितनी भी है, और वैकेंसी भी बहुत आई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको प्री डिटरमाइन करके नहीं चलना है कि बस इतने से ये मेरा काम हो जाएगा। ना कि वो कोई बड़ी चीज नहीं है कि 21,000 बच्चे कम से कम सेलेक्ट होंगे, लेकिन मैं बता दूं ये 21,000 से ज्यादा ही होंगे। चलो हम लोग TSP वाला निकाल देते हैं और हम पूरा पूरा नॉन TSP के हिसाब से देखते हैं, और नॉन TSP के लिए मैं राउंड फिगर में 20,000 बच्चे ले लेता हूँ। तो देखो, आप 20,000 में तो हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आराम से आ जाएगा नंबर। जो बच्चे पिछले 6 महीने से साल भर से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो 2-2 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनको यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फॉर्म भरे गए ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो फॉर्म भर दिया अब कि ठीक है जी, देख कर आएंगे, जो होगा देखा जाएगा, वो वाले भी है। तो मैं बताऊं, 100 में से 20 नंबर लाने वाले भी इसमें इंक्लूड है आपके। तो इस जो प्री वाले में है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है कि, लेकिन ये इतना इजी नहीं है कि बस मैं ही हूँ, मुझे तो पेपर देना है और मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। आसान भी नहीं है। थोड़ा आपको अपने उन साथियों के साथ कंपटीशन भी लड़ना होगा। क्या वो साथी केवल 20,000 ही थोड़ी है कि नहीं। और इसमें भी 3 ग्रुप वो आर्विनल वाले निकाल देना, वो सीटें आपको काउंट नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर के बात ये आ जाती है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज को मतलब एकदम हल्के में नहीं ले जा सकते, कंसेप्ट के साथ तो जाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, हमें कोई कट ऑफ माइंड में नहीं रखनी है, हमें हमारा वहां पर मैक्सिमम देना है। जितना पढ़ा उतना प्रॉपर सीरियस तरीके से करना है, और अपनी तरफ से वहां बेटर देना है। ये नहीं कि कहीं काउंट करके 50 एक नंबर और कीजिए बस ठीक है। मानकर चलना 55-60 आपका सेफ स्कोर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 55 प्लस अगर आप हैं, चलो 60 मान लो, 100 में से 60 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार 57 नंबर मेरिट थी, जनरल OBC की बराबर रहेगी, ये भी ध्यान रखना। तो एक नंबर ऊपर नीचे कर लो, कोई बात नहीं, 55 से 60 के बीच ही स्कोर है आपका, और ये आपके नंबर आ रहे हैं। कितना ही टफ पेपर आ जाए, कितना ही इजी पेपर आ जाए, आप उस रेंज में है कि प्री क्लियर हो जाएगा। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। मैं बहुत सारों को जानता हूँ, क्योंकि जो जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, मैसेज आते हैं, बात होती है, या क्लास में कमेंट्स आते हैं आपके, तो उस हिसाब से मुझे लगता है पॉइंट लंबा हो रहा है। सबसे बड़ी सावधानी आपको ये रखनी है कि आपका पेपर 100% अटेंड होना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा अनुरोध आपसे यही है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं। नहीं आ रहा है तो भी तुक्का लगा करके आना है, लेकिन छोड़ के नहीं आना। बताओ क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग
और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो हमसे क्या ले गया, सही हो गया तो कुछ देकर ही जा। सो मेरी रिक्वेस्ट, कैसे न कैसे भले तुक्का मार देना, नहीं समझ में आ रहा है डी क्लिक करके आगे बढ़ो, देखी जाएगी, पर छोड़ना नहीं है। ये नहीं हो कि गुरुजी फाइनल देखा तो क्या 100 में से 6 तो अटेंड ही नहीं थे मेरे। ये चीज नहीं आनी चाहिए भाई। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कोई समस्या नहीं है, करेंगे आराम से। अब मैं आता हूँ सिलेक्शन के लिए, तो ध्यान से सुनना। प्री जो है ना, इसमें जो आपकी सीट है ना, उसके 10 गुना मेंस के लिए जाएंगे। तो ये प्री केवल और केवल क्वालिफिकेशन के लिए, फाइनल मेरिट इस मेंस के बेस पे ही बनेगी। और उस टाइम आप जिस कैटेगरी में सेट बैठेंगे, अनरिजर्व में या रिजर्व में, आपको वहां सेलेक्ट किया जाएगा, भले आपने प्री कैसे ही पास किया हो। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मान लीजिए आप ओबीसी के हैं और अभी आपका यहाँ पे अच्छा स्कोर आया और अनरिजर्व में सेलेक्ट हो गए, लेकिन मेंस में स्कोर कम रह गया, ओबीसी की सीट खाली पड़ी है, तो आपका ओबीसी में आराम से सिलेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आप एससी से बिलोंग करते थे, अब आपका एससी में सिलेक्शन हुआ, प्री पास हुआ, मेंस के लिए क्वालिफाई हुए एससी कैटेगरी से ही, स्कोर ठीक ठाक बना, एससी कैटेगरी से ही मेंस के लिए सिलेक्ट हुए, लेकिन मेंस में बहुत अच्छे नंबर आ गए और अनरिजर्व में सिलेक्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ आप अनरिजर्व में ही सिलेक्ट होंगे, आपकी एक एससी की सीट खाली है, उस पर आपका कोई दोस्त लगे, एससी का बच्चा। मतलब प्री का कोई कैटेगरी और कोई नंबर, कोई मार्क्स, कोई स्कोर मेंस में कोई मैटर नहीं रखे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्री एग्जाम हो रहा है ना, ये आपका मंजिल नहीं है, आपका एक बैरियर आ रहा है, एक गेट लॉक लगा हुआ है, उसको खोल करके आपको आगे जाना है अपने मेंस के लिए, अपनी मंजिल के लिए। इसलिए मेंस का पेपर देने के बाद तैयारी छोड़ मत देना, कंटिन्यू रखो। असली परीक्षा तो अब शुरू हो रही है, असली परीक्षा तो अब शुरू हो रही है आपकी, प्री का होने के बाद। बहुत सारे पूछेंगे प्री के बाद मेंस कितने में होगा, और वो बाद में भी देते रहेंगे आपको ज्ञान, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मेहनत लग रही है, वीडियो बिना लाइक के नहीं जाएंगे, और बातों से कितना सहमत है ये जरूर बताएंगे। आपको भी ये चीजें चाहिए थी ना, दोबारा सुन लो। प्री आपका आराम से होगा, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, आराम से चीजें करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा क्लियर। लेकिन टारगेट मेंस का करो, क्योंकि वहां आपकी टक्कर क्रीम क्रीम से होगी, उनसे होगी जो 20-21 हजार में आए हैं, और ये सारे वो पढ़ने वाले, ये सारे वही है जिन्होंने मेहनत की है, ये सारे वो है जब 216 पदों पर भर्ती आई थी तब भी हिम्मत दिखा दी थी फॉर्म भरने की, जिन्होंने संख्या बढ़ने के बाद भरी थी ना, वो यही फिल्टर होकर रह। तो आराम से, कोई समस्या नहीं है, और करना है। 3 बड़ी जानकारियां थी, दोबारा बोल देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है। कट ऑफ की मैं बात करूं, कट ऑफ आपके लेवल पर है, फिर भी किसी भी कैटेगरी में हो 55 प्लस स्कोर मानकर चलना, इससे कम आएगी भी नहीं, क्योंकि इतने तो तुम पढ़ने वाले भी हो, नंबर ले आओगे। बात इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि बहुत सीटें हैं ये वो, बात इस पर भी डिपेंड करेगी ना कि आपने पढ़ करके इस पेपरों को इजी बना लिया। इतना भी टफ पेपर आ जाए, आप सबके नंबर 60-60 से ऊपर आएंगे तो मेरिट अपने आप ऊपर चढ़ जाएगी भाई। वो टफ कैसे बनेगा, पेपर है ही नहीं टफ, क्योंकि आपने पढ़ ली चीजों को, आगे ना मैंने क्या पूछेगा, वो चीजें जो आप पिछले 1-1 2-2 साल से पढ़ते आ रहे हैं, वही पूछेगा आपसे, आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। उसके बाद में आपका कैटेगरी और रिजर्वेशन, ठीक है, तो ये वही रहेगी जो आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है। यहाँ प्री से मेंस में आप कैसे जा रहे हो डजेंट मैटर, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पेपर आपका 100% अटेंड हो जाना चाहिए। अब बताओ कोई और डाउट या चाहिए थी, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, सबको बताओ ये चारों बातें। क्यों? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो अगर आपने इनमें से एक भी गलती की, तो ये गलती इतनी भारी पड़ेगी कि यहीं किक लगेगा और बाहर आ जाओगे, और इस गलती की कहीं भरपाई नहीं हो पाएगी। इस गलती के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं है, कोई मेकअप नहीं है आपके पास।
हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रिशियन वालों। एक थर्मल ओवरलोड रिले लगती है, मोटर ओवरलोड होती है तब ये आती है। लेकिन हम लोग फिर भी एक सेकेंडरी प्रोटेक्शन और यूज़ करते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन बोलते हैं उसको, फ्यूज़ लगा कर के रखते हैं। बाई चांस ये ओवरलोड ऑपरेट ना हुई तो मोटर को कौन बचाए, फ्यूज़ उड़ जाए, लेकिन आपके पास यहाँ बैकअप नहीं है। अगर परिपास नहीं हुआ तो कोई बैकअप नहीं, भूल जाना फिर। क्योंकि अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो 21,000 सीटों में, तो फिर कहाँ सिलेक्शन होगा? बाकी भर्तियों में तो सीटें 21-21। सही कह रहा हूँ कि नहीं बताऊँ? तो थोड़ा-सा ध्यान करना और आप सबके साथ है मेरी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू वेरी मच।